जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आइए बिना देर किए हम गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। यानी कि कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो खोखला होता है। तो आइए हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। दोस्तों, इस तरह से एक दर्पण होता है जिसका नाम होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के इस तरह से ऐसे ये मुख्य अक्ष होता है। बताएंगे कि बारी बारी से क्या होता है। इस तरह से इसको हम क्लिक करते हैं और इधर अंदर की साइड दोस्तों यहाँ पे होता है आपका सी और यहाँ पे होता है आपका पी। इस साइड भी आपका होता है पी। क्या होता है? पी। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं हम? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। और इसको भी उसी को प्रधान अक्ष, पूरा वाला लाइन को प्रधान अक्ष ही बोलते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे किए हैं इसको बोलते हैं कलई। क्या बोलते हैं दोस्त? कलई। और ये पूरा जो दर्पण देख रहे हैं इस साइड वाला, इस दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन से दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और इस साइड जो ये आपका दर्पण, इसको भी कलई बोलते हैं वाला, इसको बोलते हैं कलई। और ये वाला जो आपका दर्पण है ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं हम? उत्तल दर्पण। और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। आई होप कि आप समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण में क्या होता है। और ये पी जो है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम ध्रुव यानी पोल, जिसको हम पोल इंग्लिश में बोलते हैं, POL, पोल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। यानी जो गोलीय दर्पण है इसके खोखला है और एक साइड जो इधर वाला क्लिक किया गया इसको बोलते हैं हम दोस्तों अवतल दर्पण। और इधर वाला जो है उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। और ये बीच में जो केंद्र है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और पी को हम बोलते हैं ध्रुव। और ये सीधी जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोला जाता है। कि आई होप कि आपको गोलीय दर्पण समझ में आया होगा। चलिए हम समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का पहले हम उपयोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बात करें अब कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? दाढ़ी या हजामती बनाने में। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। इसी तरह अगला पॉइंट भी नोट कर लीजिए। गाड़ी के हेडलाइट में गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वो होता है आपका अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में। अगला पॉइंट हो जाएगा सौर कुकर में। किसमें? सौर कुकर, जो आप देखे होंगे जिसको बोलते हैं सौर कुकर। सौर कुकर में आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। इसी तरह यहाँ पे बात करें कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में और डॉक्टरों द्वारा, यहाँ पे जो डॉक्टर द्वारा नाक को, कान और आंख को चेक करने के लिए, डॉक्टर द्वारा नाक कान आंख को चेक करने के लिए, क्या करने के लिए? चेक करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। आई होप कि आपको अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट होता है दाढ़ी या हजामती बनाने में। सेकेंड होता है गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर कुकर जो आप देखे होंगे उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डॉक्टर द्वारा नाक कान आंख को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम अवतल दर्पण में किरण को गुजारते हैं कि किरण जब अवतल दर्पण में गुजरती है तो किससे होकर कहाँ मिलती है। हम अवतल दर्पण को बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण
और अवतल दर्पण में P से F की दूरी को, यानी कि P से जो F का दूरी है, यानी P से F की दूरी, P से इस तरह से आप लिख दीजिए, P से F के दूरी को क्या बोलते हैं? F के दूरी को, P से F की दूरी का दोस्तों हम फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। P से F की दूरी को फोकस दूरी, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? F से। और P से C की दूरी को यहाँ पे लिख सकते हैं कि P से C की दूरी को क्या बोलते हैं? तो P से C की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसको हम 12 R से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? R से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि P से F की दूरी को हम F यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं, और P से C की दूरी को हम R बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में दो चीज आपको नोट करना है कि P से F की दूरी, यानी P से F की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो F बोलते हैं, और P से C की दूरी को हम R बोलते हैं, बड़ा वाला। और ध्यान रहे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। वो आगे हम समझेंगे कि माइनस में क्यों होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है, यानी P से F की दूरी को हम F बोलते हैं और P से C की दूरी को हम R बोलते हैं। तो आप यहां से इसे समझ सकते हैं कि P से F की दूरी को हम F बोलते हैं और P से C की दूरी को हम R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R। तो एक सूत्र यहाँ पे आता है, सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं सूत्र को। तो यहाँ पे एक सूत्र क्या निकल के आता है? जो आपका एक सूत्र आता है कि P से R जो है, R F का 2 गुना होगा, नहीं F बराबर सूत्र होता है R/2। F बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त? R/2, यानी F जो है वो R का आधा है, यानी R जो है F का 2 गुना होगा। क्या होगा? 2 गुना, यानी F बराबर सूत्र होता है R/2। आई होप कि यह सूत्र आपको याद रखना होगा कि F बराबर R/2 होता है। तो चलिए हम अवतल दर्पण में किरणों को गुजारते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपके कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी। कोई किरण ए बी जो किरण है, और कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? तो F से होकर गुजरेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पहला टॉपिक था कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अवतल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। आई होप आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम दूसरा किरण को भी गुजारते हैं। दूसरा यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा इस तरह से अवतल दर्पण को हम बना लेते हैं। यह आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पे P लिखते हैं, यहाँ पे F लिखते हैं और यहाँ पे C लिखते हैं। दूसरा, अगर कोई किरण हम F से ले जाते हैं, किससे ले जाते हैं? F से। तो अगर कोई किरण हम F से लाते हैं, F से तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी किस साइड गुजर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण में कोई किरण F की दिशा में जाए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे आप लिख देते हैं
कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है। इसी तरह तीसरा किरण एक है, तीसरा हम इसको मिटा देते हैं दोस्त। अगर हम तीसरा किरण लेते हैं, तीसरा किरण इसको मिटा देते हैं। तीसरा किरण हम सी की दिशा में लेते हैं। किस दिशा में, सी की दिशा में। अगर कोई किरण अवतल दर्पण में, अगर कोई किरण, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, अवतल दर्पण में अगर कोई किरण सी की दिशा से जाए, सी की दिशा से, तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है, यानी वापस उसी दिशा में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वापस उसी दिशा में लौट जाता है। क्या हो जाता है, लौट जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि तीन किरण, यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई किरण सी के दिशा में से आए तो सी की दिशा में ही लौट जाएगा। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरेगा। अगर कोई किरण एफ की दिशा में आए तो वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। क्या गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। एक और किरण समझना है, उसके बाद हम इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर कोई किरण, अगर हम अवतल दर्पण में अगर कोई किरण को ध्रुव की दिशा में लेते हैं, किस दिशा में, यहाँ पे पी की दिशा में लेते हैं, तो पी के दिशा में लेंगे, यहाँ पे जो कोण बना है उसी कोण के अनुसार यहाँ पे गुजर जाएगा इस तरह से। यानी यहाँ पे अगर 40 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी क डिग्री का एंगल बनेगा, 40 डिग्री का एंगल से यहाँ पे इस तरह से इसका परावर्तन हो जाएगा। आई होप कि आपको अवतल दर्पण में कौन सा किरण कैसे गुजरती है वो समझ में आया होगा। चलिए हम समझते हैं प्रतिबिंब, और उसके बाद हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, क्या होता है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा परिभाषा की। क्या परिभाषा कर रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहते हैं। आगे हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले ये जानिए कि प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं। तो दोस्त बता दें कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है वास्तविक, यानी कि जिसको हम उल्टा बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब पहले लिख देते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, यहाँ पे हम लिख देते हैं उल्टा। क्या लिखते हैं, उल्टा। यानी वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। उसी तरह दोस्तों दूसरा जो आपका प्रतिबिंब हो उसको बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक का मतलब होता है दोस्तों सीधा।
क्या होता है, सीधा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं समझ जाइएगा कि सीधा प्रतिबिंब बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, उल्टा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है वास्तविक यानी जिसको बोलते हैं रियल इमेज यानी कि उल्टा प्रतिबिंब, और एक होता है काल्पनिक जिसको आभासी भी बोलते हैं यानी कि वर्चुअल इमेज जिसको सीधा। यानी कि काल्पनिक का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब और वास्तविक का मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब। तो इन दोनों का परिभाषा लिखना हो तो आप यहाँ से इसी में से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा अगर लिखना हो तो लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस, यहाँ पे जिस के बाद डालना है दोस्तों, जिस वास्तव बिंदु, यहाँ पे क्या डालना है, जिस वास्तव बिंदु पर मिलती है उस वास्तव बिंदु को ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना हो तब आप लिख सकते हैं। उस तरह अगर काल्पनिक लिखना है तो जिस के बाद यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम लिखना है, और उसके बाद डालना है जिस काल्पनिक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या डालना है, काल्पनिक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा लिखने आ जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अवतल दर्पण में समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये दोस्तों हम अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितना बार बनता है पहले उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, तो आइए हम समझते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण और इसमें कितना बार आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए वस्तु P और F के बीच में है, तो P और F के बीच में रखेंगे तो एक बार, और F पे रखेंगे तो क्या हाली आ जाएगा, दो हाली, और यहाँ पे C और F के बीच रखेंगे तो तीन हाली, और C पे रखेंगे वस्तु को तो चार हाली, और अनंत और C के बीच रखेंगे तो पांच हाली, और अनंत पे रखेंगे तो छह हाली। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क हाली बन सकता है, तो छह हाली बन सकता है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले P और F के बीच एक हाली, उसके बाद F पे दो हाली, यहाँ पे C और F के बीच तीन हाली। तो प्रतिबिंब कितने तरह से बनता है, याद रहे प्रतिबिंब यानी एक बार, यानी एक बार कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, एक बार काल्पनिक बनता है दोस्तों। एक बार कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, यानी कि कोष्ठ में हम लिखते हैं सीधा। एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कब बार प्रतिबिंब बनेगा, एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बाकी पांच बार आपका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब दोस्त, यानी कि उल्टा जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यानी कि 6 बार में एक बार केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम एक पूरा प्रतिबिंब को समझने वाले हैं। इतना के लिए जय हिंद।